परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति लेसन के जो न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं इस समय, उनमें से पिछली क्लास तक हम लोगों ने 8 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज न्यूमेरिकल 9 और उससे आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है द्विआयनीकृत लिथियम परमाणु Li++ 3 परमाणु संख्या वाली हाइड्रोजन की तरह है। इन्होंने ये बताया कि जो द्विआयनित मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुके हैं, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, तो इसको बोलेंगे द्विआयनित और लिथियम परमाणु। इन्होंने बताया कि ये 3 परमाणु संख्या वाली हाइड्रोजन की तरह है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये वाली जो द्विआयनित लिथियम परमाणु है, ये 3 परमाणु क्रमांक वाली हाइड्रोजन की तरह बिहेव करती है। मतलब इसके लिए ना हम Z का मान 1 ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके लिए हम Z की वैल्यू 1 लेते हैं। ऐसे इसके लिए हम Z का मान 3 ले सकते हैं। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है ऊपर। तो यहाँ पर हम Z = 3 ले सकते हैं। अब उन्होंने लिखा है तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। देखिए, लिखा है Li++ के प्रथम से तृतीय बोहर कक्षा में, पहली कक्षा से तीसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए विकिरण की आवश्यक तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हम लिथियम का जो ये द्विआयनित लिथियम है, इसके प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना चाहते हैं, हम फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पर भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि ऐसा करने के लिए विकिरण की आवश्यक तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए। जो हम रेडिएशन उस पर डालेंगे उसका वेवलेंथ कितना रहना चाहिए, ये उन्होंने पूछा है। संक्रमण कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे N1 = 1 है और N2 = 3 है। पहली बोहर कक्षा से तीसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। अब तरंग दैर्ध्य आपको पता लगानी है कि कितनी तरंग दैर्ध्य का रेडिएशन इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको। इसमें आप सबसे पहले एक काम करिए, जैसे तरंग दैर्ध्य निकालना है। तरंग दैर्ध्य के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। nवीं कक्षा में अगर हाइड्रोजन की तरह कोई परमाणु होता है, तो उसकी nवीं कक्षा में कितनी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन सदृश परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा, आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, -Z² 13.6/n²। अगर ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन परमाणु ही होता ना, तो फिर हमें इसमें Z² नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो Z का मान 1 हो जाता है। पर ये हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ये द्विआयनित लिथियम परमाणु है, तो मुझे Z² फिर लिखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन पर En की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको। Z की जगह पर क्या लेंगे, 3, तो Z की जगह अगर 3 लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा ये। तो ये 9 × या 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हो, करवा दीजिए गुणा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 9 आएगा, इसका 9 का गुणा करेंगे, 9 से 6 में करेंगे 54, हाथ से लगे 5, फिर 9 × 27 और 5 32, हाथ से लगे 3, 9 × 9 3 12 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो द्विआयनित लिथियम परमाणु है, इसकी nवीं कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि पहली कक्षा में अगर होगा तो कितनी ऊर्जा होगी। तो E1 = En की वैल्यू इतनी है, तो E1 का मान कितना होगा, n की जगह 1 लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 122.4/1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। इस तरीके से E1 की वैल्यू आ गई -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल लेते हैं।
अब E3 इज इक्वल टू E3 की जगह E3 के लिए क्या करेंगे, यही फॉर्मूला, बस n की जगह 3 लिख देंगे, तो माइनस 122.4 और n की जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बन जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब 9 से भाग देंगे, इतनी वैल्यू मिलेगी आपको E3। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी थी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम द्विआयनित लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में भेजना चाहते हैं तो कितना रेडिएशन हमें, कितना विकिरण ऊर्जा हमें इसको देनी पड़ी होगी। तो आवश्यक विकिरण ऊर्जा निकाल लीजिए पहले आप। आवश्यक विकिरण ऊर्जा, आवश्यक विकिरण ऊर्जा, इसके लिए E3 माइनस E1 कर दीजिए आप। E3 की वैल्यू है माइनस 13.6, माइनस E1 करेंगे इसको, और इसका ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए तो 4 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से एक बोरो ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 6 चले गए तो 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो फिर 8 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 11 में 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। मतलब इसका ये है कि अगर आप द्विआयनित लिथियम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से और थर्ड एनर्जी लेवल में भेजना चाहते हैं ना, तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको। और अगर वो इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे वापस जब आएगा तो आपकी इतनी ऊर्जा जो आप देंगे ना वो आपकी वापस कर देगा। पर अभी तो क्वेश्चन के मुताबिक मुझे करना क्या है, प्रथम से तृतीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना है, तो इसको देना पड़ेगा आपको, वो जब वापस आएगा तब आपको देगा। फिलहाल ये एनर्जी आ गई, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको तरंग दैर्ध्य चाहिए। तरंग दैर्ध्य के वैसे कई फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, विकिरण की तरंग दैर्ध्य। विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपको शायद याद होगा, एक फॉर्मूला 12,375 अपॉन डेल्टा ए, और सीधे एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और यहाँ डेल्टा ई भी ना आप सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12,375 अपॉन डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे सीधे इसकी वैल्यू है 108.8। दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई। अब देखिए ये सॉल्व होने के लिए थोड़ा सा कैंसिलेशन कर सकते हैं आप इस पे। 2 से कैंसिल कर लो पहले। अच्छा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इधर 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 544 से आप इसको डिवाइड ही कर दीजिए सीधे, यहाँ पर कर दे रहे हैं। 544 से डिवाइड करना है 61,875। सॉल्व करिए। सबसे पहले तो एक ही बार भाग जाएगा 544, माइनस करेंगे, 8 में 4 गया 4, यहाँ पर 1 में 4 नहीं जाएगा, तो 11 में से 4 माइनस करिए 7, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 ले लिया। अभी ये 2 बार नहीं जाएगा, एक बार ही जा पाएगा। 544 फिर माइनस किया, 3 0 2, फिर यहाँ से 5 ले लिया हमने। अब 5 चौके 20 हो तो जाएगा, 5 चौके 20, पर 4 बार जा नहीं पाएगा पूरा पूरा, 3 बार करेंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13 और 3 पंचे 15, माइनस कर दीजिए। ये 3 आएगा, ये 0 आएगा, 5 आएगा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया। ये करीब 9 बार जा सकता है क्या? 9 चौके 36, से लगे 3,
9 चौके 36 और 3 39, अस्सी लगे 3 45, 3 48, करीब 113.9 के आसपास इसकी वेवलेंथ आ जानी चाहिए। एक अंक और डिवाइड कर दें। अच्छा, आप 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 2 बचे, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर क्या बचा 9 में से 8 गया 1, दशमलव लगाइए, एक 0 और बढ़ा सकते हो, अभी आप 2 बार दे सकते हो। तो इस तरीके से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 113.92 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ उससे हमको एक बात पता चली कि अगर आप द्विआयनित लिथियम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में भेजना चाहते हैं ना, तो आपको उससे ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा देंगे ना उस एनर्जी का कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये ऊर्जा तो आप दे देंगे, इस वाली जो ऊर्जा देंगे इसकी विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, वो तरंग दैर्ध्य इतने के बराबर आएगी, 113.92 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिए ये जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे 12,375 अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस जो दो कक्षाओं के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आप यूज करेंगे और इसका आंसर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, पहला पार्ट मैंने वो कर दिया। यहाँ पे अगला सेकंड पार्ट पे लिखा है उपर्युक्त उत्तेजित अवस्था से। उपर्युक्त उत्तेजित अवस्था, देखो यहाँ 2 अवस्थाएं दी गई हैं, प्रथम से तृतीय में भेज रहे थे हम उसको। अगर हम पहली ऊर्जा स्तर से तीसरी ऊर्जा स्तर में भेज रहे हैं, अब नीचे उन्होंने बोला उपर्युक्त उत्तेजित अवस्था, ऊपर जो बताई गई है उसमें उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, पहली वाली कि तीसरी वाली? तीसरी वाली, जाहिर सी बात है। फर्स्ट तो ग्राउंड लेवल होता है और वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु उत्तेजित नहीं है। अगर वो ग्राउंड लेवल को छोड़ के कहीं भी चला जाता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक्साइटेड है। ठीक है, तो इस समय इस क्वेश्चन में उत्तेजित अवस्था कौन सी है? तीसरी। अब उन्होंने बोला कि उत्तेजित अवस्था से कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ेंगी। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में मतलब जब वो ऊपर से नीचे आएगा, देखो ये ऐसा होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उत्सर्जन के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ेगा उसको, यहां पर है और नीचे आएगा तो वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे भी आ सकता है, या पहले यहां आएगा फिर यहां से यहां आ जाएगा। बस इससे ज्यादा तो लाइंस बनेंगी नहीं। तो उन्होंने पूछा था कितने स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस दिखाई पड़ेंगी, तो जो लाइन दिखाई पड़ेंगी उनकी संख्या होगी 3। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने बताया था कि अगर n ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, अगर n एनर्जी लेवल्स हैं तो उनके बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या के लिए सूत्र बताया था मैंने, n(n-1/2). अब अगर ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिखिए, फिर 3-1 लिखिए, 3-1 क्या हो जाएगा 2, वो 2 इस 2 से कट जाएगा और क्या बच जाएगा 3। तो फॉर्मूले से भी 3 आ जाएगा और ऐसा चित्र बना के आप देखेंगे तो भी 3 आ जाएगा। कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित होंगी? 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित होंगी। आप चाहें तो फिगर से बना के देख सकते हैं, वो भी हमने सिखाया है आपको। आप चाहें तो कैलकुलेशन से जा सकते हैं। इस तरह से ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 9। तो याद रख लें, अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात होगी तब तो आप सीधे -13.6 बटे n² यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम है जिसका Z 1 ना होकर 2 है, 3 है, कुछ ऐसा है, तो फिर आपको यहाँ Z² भी लेना पड़ेगा। और ये जब हम फॉर्मूला बता रहे थे ना, उस समय भी मैंने आपको ये कहा था कि इस तरीके से आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। लिखा है हाइड्रोजन एटम के आयनन विभव की गणना कीजिए। हाइड्रोजन एटम के आयनन विभव की गणना कीजिए। रिडबर्ग नियतांक का मान है R बराबर 1.097 × 10⁷ पर मीटर।
H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको आयनन विभव की गणना करनी है। आयनन विभव, एक चीज हमेशा आप ध्यान दे दीजिए, जब भी कभी आयनन विभव पूछा जाए ना, आपका काम होगा आयनन ऊर्जा कैलकुलेट करना। जब भी आपसे आयनन विभव पूछा जाएगा, आप आयनन ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या होगा, जो आयनन ऊर्जा का मान आएगा, जितना भी आ जाएगा आयनन ऊर्जा की वैल्यू, उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। आयनन ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो जो भी वैल्यू उसमें हमको मिलेगी ना, उसका वही, उसकी जो वैल्यू मिलती है ना, वही आयनन विभव होता है। बस फर्क इतना होगा, अगर आपको आयनन ऊर्जा मिली है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्योंकि हम आयनन ऊर्जा भी तो बोल रहे हैं, तो उसी को आपको लिख देना है आयनन विभव के लिए। आयनन ऊर्जा जैसे आपको मिल गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बस उसी के नीचे आपको लिख देना है, अतः आयनन विभव बराबर 13.6 वोल्ट, उसका इलेक्ट्रॉन हटा देना है। फिर तो जब भी कभी आयनन विभव पूछा जाए ना, आप आयनन ऊर्जा कैलकुलेट करिए। आयनन ऊर्जा को कैलकुलेट करिए, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करिए। जो वैल्यू आपको मिलेगी वैल्यू वही रहेगी, उसके साथ वोल्ट लगा के हम बता देंगे, वो आयनन विभव बन जाएगा। तो हमको फिर से हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की गणना कीजिए। अब हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? देखो, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी ग्राउंड लेवल पे रहता है। आयनन का मतलब है, आयनन ऊर्जा वो वाली ऊर्जा को कहते हैं जो ऊर्जा जब हम हाइड्रोजन परमाणु को दें तो उसका जो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में है ना, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे है, ये एनर्जी लेवल को छोड़ करके अनंत पे चला जाए, मतलब वो एटम को छोड़कर बाहर ही चला जाए सीधे। समझ आ रहा है? फिर से हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और वो कहां पर होता है? पहले ऊर्जा स्तर में, n बराबर 1 में होता है। आयनन ऊर्जा क्या होगी? वो वाली ऊर्जा होगी मिनिमम, जो हम इस हाइड्रोजन एटम को देंगे और इसके n बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी पे भेज देगा। तो अब ये देखना है कि कितनी ऊर्जा लगेगी इसके लिए हमको। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 1 से इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो कितनी ऊर्जा लगेगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको E इन्फिनिटी, जैसे जब आप 1 से 3 में भेजते हैं तो कितनी ऊर्जा लगी ये निकालने के लिए, आपने E3 माइनस E1 किया था, 1 से 3 में भेजा था। आज तो आप 1 से सीधे इन्फिनिटी में भेज रहे हो ना, तो कितनी ऊर्जा लगेगी ये कैलकुलेट कैसे होगा? E इन्फिनिटी माइनस E1 से कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो आयनन ऊर्जा निकाल लीजिए पहले। आयनन ऊर्जा, उसके लिए मैंने बताया आपको कि सीधे E इन्फिनिटी में से E1 आप माइनस कर लीजिए। ये हमेशा याद रख लीजिए, इस प्रकार के आयनन विभव, आयनन ऊर्जा पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं एग्जाम में, कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड लेवल पे, मीन्स n इज इक्वल टू 1 पे, और हम उसको आयनित करना चाहते हैं, आयोनाइज करना चाहते हैं। आयनाइज करने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एटम से निकाल के हटा देना चाहते हैं, मतलब वो अनंत पे भेज देना चाहते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी ले जाना चाहते हैं, कितनी ऊर्जा लगेगी? तो इन्फिनिटी, E इन्फिनिटी में E1 माइनस कर दो। अनंत पर आप सभी को ध्यान होगी, अनंत पर परमाणु की या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 मानी जाती है, तो इसको हम 0 लिख देंगे। पहली कक्षा में एनर्जी कितनी होगी? क्या आपको याद है कि हाइड्रोजन की nवीं कक्षा में एनर्जी कितनी आती है? -13.6 अपॉन n²। आज पहली कक्षा में ऊर्जा पूछी जा रही है, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे? 1। यहां भी n की जगह 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? -13.6, और ये सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा? प्लस।
प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये निकलता है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका क्या मीनिंग है कि अगर हाइड्रोजन के परमाणु को हम बाहर से इतनी एनर्जी दे दें, उसको इतनी एनर्जी दे दें, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है भी उसके पास एक, वो भी छोड़ करके उसको बाहर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला था आयनन ऊर्जा कैलकुलेट कर लीजिए, और जो वैल्यू मिलेगी उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ नहीं, केवल वोल्ट के साथ बताइए, वो आयनन विभव बन जाएगा उसका। इसलिए हाइड्रोजन एटम का आयनन विभव, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना होगा? आयनन विभव 13.6 ओम, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल वोल्ट आपको लिखना है, क्योंकि ये आप विभव बता रहे हो और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जब आप ऊर्जा की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे ना, जिनमें आयनन विभव ज्ञात करना रहेगा, ये ऐसे करे जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी अगले क्वेश्चंस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 रिडबर्ग नियतांक आपको मालूम करना है, नंबर 2 हाइड्रोजन एटम का आयनन विभव भी आपको पता लगाना है। चलिए, बड़ा आसान है। आप सबसे पहले काम करें, आपको ये याद है कि बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता था? बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य, इसके लिए फॉर्मूला होता था 1 लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 लाइमन बामर 2 स्क्वेयर माइनस 1 n स्क्वेयर, जहां n का मान 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। हमको बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य दी गई। अब अगर आपको बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य इतनी दी गई है, तो आप वो कैसे निकालोगे? इनकी जगह पर क्या लिखोगे? n की जगह 3 लिखना पड़ेगा। तो बामर श्रेणी की पहली रेखा के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n बराबर होना चाहिए 3, लिख दीजिए, और लैम्डा की वैल्यू भी अप्लाई करिए। लैम्डा की जगह पर लिखेंगे 6563 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में अगर आप बदलेंगे तो 6.563 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है ना? अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। इधर r हमको मालूम करना है 1/2 स्क्वेयर माइनस 1 n की जगह 3 लिखेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ये 1 दशमलव हटाइए, 3 0 ऊपर बढ़ा लीजिए, 6563, तब तक इसको ऊपर ले जाके 10 की घात +7 बन जाएगा, इज इक्वल टू R। यहाँ पर 9 माइनस 4 सॉल्व करने से ये 5/36 आपको मिल जाएगा। 6 3 9 5 14 6 20, ये 3 से नहीं कटेगा, हमने सोचा 3 से कट जाएगा ये, पर 3 से कैंसिल नहीं होगा। चलिए और किसी से देखा जाएगा फिर। इसको इधर ले आओ, हमको तो R चाहिए ना, तो ये ऊपर ले आइए, ये नीचे ले आइए, या तो इससे आप इसको कैंसिल कर दो, 5 दूना 10, 200 बार में ये 36 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो R बराबर आएगा 36 दूना 7200 गुणे 10 की घात 7, और ये 65 63, ये इसके नीचे है।
अब इससे इसको डिवाइड कर देना है हमको। चलो यहाँ हम डिवाइड करके देखे ले रहे हैं। 65 63 से 7200 को भाग देंगे। पहले तो सीधे सीधे एक बार ही जाएगा, 65 63 माइनस कर दो। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 1, 1 में तो 5 माइनस नहीं होगा, तो 11 में 5 माइनस होंगे तो 6 बच जाएंगे। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब ये 6563 है और ये 6370 है। ये नंबर पहले इससे छोटा है तो 0 बार डिवाइड कर पाएंगे फिर हम लोग। इसके बाद फिर से दशमलव की वजह से एक 0 बढ़ा लो। अब जब इसमें भाग दोगे तो अब तो ये लगभग 9 बार चला जाना चाहिए। 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 को 6 से किया 54, 54 और 2 56, हासिल लगे 5, 9 पंचे 45 और 5 50, हासिल फिर 5 हो गए। फिर 9 को 6 से किया 54 और 5 59, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 6 बच गए। 13 में से 9 चले गए तो 4 आ गया। दशमलव लगा, एक 0 बढ़ा दिया। 6 से डिवाइड करिए इसको, 6 सत्ते 42, 7 बार लगभग जाना चाहिए मुझे लगता है। तो 7 या 21, हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 2 44, हासिल लगे 4, 7 पंचे 35 और 4 39, 3 7 छंग 42 और 3 45। ये करीब करीब आर के लिए वैल्यू जो आ गई 1.097 और इंटू 10⁻⁷। ये तो है ही रिडबर्ग नियतांक का मात्रक हुआ करता है प्रति मीटर। और देखो यही तो इसकी वैल्यू होती भी है एग्जैक्टली 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी तो बताई गई है ना यही आपको। तो हमारा काम हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। देखो एक जवाब तो मिल गया। दूसरा, हाइड्रोजन एटम का आयनन विभव आपको पता लगाना है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने हाइड्रोजन एटम का आयनन विभव निकाला था, इसमें भी वही करना है। अब आप सीधे सीधे याद कर लो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। वैसे तो उसको लगभग 13.6 आना ही आना है, पर फिर भी एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, उसके लिए सीधे एक फॉर्मूला आप देख लो RCH, यही बचेगा। क्यों? वैसे तो हम करते क्या है, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा एक बार आयनन ऊर्जा के लिए क्या निकालेंगे, E इंफिनिटी माइनस E1, E इंफिनिटी 0, E1 आता है माइनस RCH। इस तरह से ये RCH बन जाता है। अब RC और H सबके मान आप लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। R की जगह पर 1.097 इंटू 10⁻⁷। C इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। H की वैल्यू है 6.6, यहाँ कुछ दिया तो नहीं गया है, इंटू 10⁻⁻34। अब इसको सबको सॉल्व करेंगे और आप अपना आंसर निकालेंगे तो ये करीब 13.6 आ जाना चाहिए। इसको ये कर तो लेंगे ना, गुणा ही करना है, इसका गुणा करना है और पावर्स को एडजस्ट कर लेना है। आप सॉल्व करके लाएंगे तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वैसे अभी जब आप सॉल्व करेंगे ना इसे तो ये जूल में आएगी पहले वैल्यू इसकी। ये जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले जूल में रहेगा, फिर उसमें हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे देना है, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इतनी वैल्यू मिलेगी। पर आयनन विभव नहीं आया अभी, ये हमने आयनन ऊर्जा निकाली है। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, हमने बोला अगर आयनन ऊर्जा निकल आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आयनन विभव बताने के लिए यही वाली वैल्यू वोल्ट में बता दीजिए, 13.6 वोल्ट।
ठीक है, ये बीच का कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना है भाई, अपने आप से करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, पावर्स को सॉल्व करिए, साइंटिफिक नोटेशन में बनाइए, उसके बाद ये जूल में आएगी वैल्यू, फिर इसमें 1.6 गुणे 10 की घात -19 का भाग देंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा, और आयनन ऊर्जा आते ही वही वाली वैल्यू वोल्ट में लिख देंगे तो आयनन विभव बन जाएगा। ठीक, अगला 12 नंबर पे आते हैं, लिखा है हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1640 एंगस्ट्रॉम है। बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग 1640 एंगस्ट्रॉम है। परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। H और C दिया है, आप खुद सोच सकते हैं C और H मालूम होने पर आयनन ऊर्जा निकालने में अब क्या कमी रह गई होगी, R की कमी रह गई होगी, क्योंकि सूत्र तो RCH ही होता है ना। C और H तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, बस R नहीं होगा तभी नहीं आ रही होगी, तो R हम निकालेंगे। तो फिर उसके लिए करेंगे हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। सबसे पहले यहां पर लिखें कि हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य, किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला आता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहां n की वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे आती है। अब पहली रेखा के लिए प्रथम रेखा के लिए n की जगह मुझे लेना पड़ेगा 3, इसलिए 1/λ की जगह 1640 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में जब आप बदलेंगे तो 1.64 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। R निकालना है 1/4 माइनस 1/9, ये तो 4 है और n की जगह 3 लिखने से 9 ये बन जाएगा। 1/1 आप दशमलव हटाइए, 2 जीरो पर बढ़ा लीजिए, इसको भी ऊपर भेज दें 10⁻7, यहां पर 164 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 5R/36। अब छोटा मोटा कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 4 से काटेंगे 9 बार में ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 एक कम 4, ठीक है। अब 9 इधर ले आइए, 5 से अच्छा इसको कैंसिल कर दो, पहले 20 बार में ही कटेगा। अब 9 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 20 का 9 से गुणा करेंगे 180 बटे 41 गुणे 10 की घात 7 बराबर R। अब 41 का भाग आप 180 में दे देंगे तो ये आंसर जो भी आएगा वो R की वैल्यू आ जाएगी। R का मान तो ये तो बहुत बड़ा आएगा, 1.097 से भी ऊपर आएगा। खैर आने दीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन अच्छा चेक कर लेता हूं, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हुई है। हाइड्रोजन सदृश परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1640 है। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 1640 है, ठीक है। परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करिए, H और C के मान दिए गए हैं। चलो बना रहने देते हैं इतना R। अच्छा, अब आयनन ऊर्जा मालूम करनी है ना हमको, तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु की आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन सदृश परमाणु की आयनन ऊर्जा, उसके लिए देखो मैंने बताया क्या लिखना है, RCH, इसमें भी हमने लगाया था। अब R की वैल्यू लिखो, R की जगह पर लिखेंगे 180/41 इंटू 10⁻7, C की जगह 3 इंटू 10⁸, H की जगह 6.6 इंटू 10⁻34,
अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई। एक अंक का दशमलव हटाओ, एक जीरो इसका चला जाएगा। 41 तो किसी से कटेगा नहीं, आपको ऊपर गुणा करा के 41 का भाग ही देना पड़ेगा सीधे। 18 तिया 54, ये हो गया गुणे 66 बटे 41 गुणे 10 की घात। देखो 8 7 15 हुआ और माइनस 34 में जुड़ गया ये 15, तो कितना आ गया माइनस का 19। 19 और 15 34 होते हैं ना, तो ये इस बन जाएगा ऐसे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। कहीं पर कर लेते हैं गुणा, यहाँ कर लें क्या। 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और 2 32, फिर 4 2 3, 4 6 5 3, 35 64, 35 64 बटे 41 गुणे 10 की घात माइनस 19। फिर इसको बाद में हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना पड़ेगा। चलो पहले जूल में इसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं जरा कि वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब उसके लिए 41 का भाग हमें इसमें देना पड़ेगा। यार अब तो जगह भी नहीं है कहीं 41 से डिवाइड करने के लिए। चलो यहीं करे ले रहे हैं और यहीं लिख देंगे फिर बाद। 4 से डिवाइड करोगे 8 बार करीब करीब ये चला जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, माइनस कर देंगे 16 में से 8 गया 8 बचेंगे, 4 में से 2 गए 2, यहाँ से 4 ले लिया फिर हमने, 4 सत्ते 28, पर 7 बार नहीं जाएगा पूरा, मुझे लगता है 7 एकम 7, 6 बार ही जा पाएगा। 6 कम 6, 6 चौके 24, 14 में से 6 चले गए 8, यहाँ बचे 7 में से 4 गए 3। उसके बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ेगा, फिर 4 अट्ठे 32, इस बार तो 9 बार लगभग चला जाएगा। चलो बस ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। 86.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल में आएगा। लेकिन ये क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा। हाँ तो ये जूल में आएगी। देखो अब हम इसको हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये जूल में आ रही थी ना, अब यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें 10 की घात माइनस 19 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 पंचे 80, कितना बचेगा 6, 69 हो गया। फिर 16 चौके 64, अब कितना बचा 69 में 64 माइनस करो 5, 50 हो गया। 16 तिया 48, 16 एकम 16, करीब 54.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो R की वैल्यू आ रही थी ना, उसने पहले उसको देखकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि R की वैल्यू 41 का भाग अगर 180 में देते तो ये करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग आ जाती, मतलब 4 से भी ऊपर जा रही थी ना। और जबकि R की एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये तो ठीक था। पर ये वाला नंबर जो कि 1.097 आता है, ये 4 पॉइंट समथिंग आने लगा, तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जिस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं उसी प्रकार से सॉल्यूशन। अब देखिए एक्चुअली कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे उन्होंने जानकारी दी, अब स्टूडेंट ने देखा कि उसको परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। आयनन ऊर्जा का सीधे उसने फॉर्मूला अपने मन में बना रखा है RCH। उसने क्या किया, ये वाला पोर्शन करा ही नहीं पूरा, उसने सीधे सीधे RCH लगाया और R की वो वाली वैल्यू लिखी जो उसको याद है या जो दी गई है एग्जामिनेशन पेपर में, 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 वाली। C और H उसको पता है, यहाँ से लिख दिया उसने। अभी आप समझ सकते हो कि आपका जो आयनन ऊर्जा का मान आएगा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जो आंकड़ा आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसका यूज करते हुए न्यूमेरिकल लगाइए आप अपना, तो ही वो सही माना जाएगा। नहीं तो फिर उनके इतना सारा आंकड़ा देने की जरूरत ही क्या पड़ी। फिर अगर आपको सीधे RCH ही लगाना था
उसमें भी आर अपना वाला डालना था आपको, सी और एच उनका लेना था, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, फिर तो ये सब आंकड़ा देने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे वो इतना लिख देते परमाणु की अनंत ऊर्जा ज्ञात करिए बस। फिर ऊपर वाला जो इस सब 2 लाइन उन्होंने लिखी तो कोई फर्क ही नहीं उसका। तो इसलिए क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको दिया जाता है उस डाटा को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगर आर का मान जरूरत पड़ रही है, दिया गया है, तब तो वही यूज कर लो, नहीं दिया गया है तो जो डाटा वहां दिया गया उससे आर निकालो, फिर उसको यूज करिए जा करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली बोहर कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? पहला तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहली चीज ये कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? हाइड्रोजन परमाणु की nवीं बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन परमाणु है और उसकी nवीं बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nवीं बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। हमको तो पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब देखो n की जगह पर ये nवें में है, आपको पहले में चाहिए तो n की जगह 1 लिख दो। जैसे 1 लिखोगे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? ये मिल जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक क्वेश्चन का तो आंसर बन गया। आगे निकालना है इसके स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणियों की पहली रेखाओं की तरंग दैर्ध्यों की गणना करिए। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है आपको, और बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी हो या फिर आपको बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी हो, दोनों ही के लिए आपको याद होगा आर की जरूरत पड़ेगी आपको, और आर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एच और सी हमको दिए गए हैं, तो कुछ भी जतन करके आप आर निकालना पड़ेगा। आप वो वाला आर यूज नहीं करोगे 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर वाला, आर निकालो और फिर आप वो आर की वैल्यू इनमें रख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? अब आर कैसे निकाला जाएगा? आर के लिए आप सीधे सीधे अभी रिडबर्ग कांस्टेंट निकाली थी वैल्यू आपने, आप हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लीजिए तो आर निकल आएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा आप जानते ही हैं कितनी होती है आयनन ऊर्जा। अगर पहली बोहर कक्षा में ऊर्जा इतनी है तो आयनन ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? RCH, और आयनन ऊर्जा होती कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल में बदल लीजिए तो 13.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये जूल में बन गया। इधर R की वैल्यू हमको चाहिए, C 3 गुणे 10 की घात 8, H की जगह 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमने देखो, मैं फिर से आपको बता दूं, H और C दिया गया है। किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालने जाओगे उसके सूत्र में पहले ही R आपको मिलता है। R हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं था हमको, लेकिन ये आंकड़े दिए हैं, इनका यूज करके आप R निकालो, फिर आप उनमें यूज करिए जाके।
डायरेक्ट जो वैल्यू आपको मालूम है वो यूज नहीं करेंगे आपको r चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक अंक पे यहां दशमलव, एक अंक पे यहां दशमलव, कैंसिल कर दीजिए आप। उधर से कुछ ये कैंसिल होगा, 2 से कर सकते हैं, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 और 6 3 9 10 से तो 3 से कटेगा भी नहीं। चलो कुछ नहीं होगा तो फिर तो सॉल्व डायरेक्ट करना ही रहेगा आपको। तो ये 8 का गुणा करवा दो, 8 छंग 48, हासिल लगाए 4, 8 तियां 24, 4 28, हासिल लगे 2, 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -19। तब तक उधर से ये 33 गुणे 3 99 हुआ, वो 99 इधर आके अपॉन में आ जाएगा। और 10 की घात कितनी आएगी, -34 प्लस 8 माइनस का 26 बराबर r। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले r निकलेगा, ठीक है ना। 8 छंग 48 और 13 तो 104 और 4 108, 10 टू द पावर -19, 33 तियां 99 और 10 की घात -26, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो और इसको ऊपर भेज दो। 99 से 108.8 में भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो एक ही बार जाएगा वैसे तो। 18 में से 9 चले गए 9 और यहाँ कितने बचे 9, ठीक है। 8 ले लेंगे, दशमलव लग जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद का नंबर आप ले रहे हो। अब इससे डिवाइड करने की बारी आई तो 0 बार भाग जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा लिया। अब तो लगभग 9 बार चले जाना चाहिए। 9 नहीं है 81, यहाँ से लगे 8, 81 और 8 89, माइनस कर दिया। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 7, 17 में से 9 गया 8, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, फिर करीब 9 बार चला जाएगा। इस तरह से बेटा आपको r की वैल्यू मिली 1.099 इंटू 10 टू द पावर, ये 26 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब प्लस 26 -19 कितना आ गया 7। इसका यूनिट होता है प्रति मीटर। अब देखो हमने r निकाल लिया, अब हमको जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज करते रहेंगे। अब हमको निकालना है लाइमन तथा बामर श्रेणी की पहली रेखाओं की तरंग दैर्ध्य चाहिए। लाइमन श्रेणी की देखो फॉर्मूले सारे आपको दिमाग में होंगे ही, हम डायरेक्ट लिखेंगे लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए, लाइमन श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला आता है आपका 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। पर ये हमको तो पहली रेखा चाहिए और पहली रेखा के लिए n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर 2 लिख देंगे। 1/λ इज इक्वल टू r, ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, ये 1 माइनस 1/4 बना। सॉल्व करने से क्या बन जाएगा 3/4। अब इसे आप सॉल्व करिए भाई। हमको तो लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3r और r की जगह ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 4/3 r की जगह 1.099 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक, सॉल्व करें इसको। दशमलव हटाया, 3 0 बढ़ा लिए हमने, क्यों, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव था। लैम्डा इज इक्वल टू 4000, ये ऊपर जाके 10 की घात -7 बना लेगा। इसका तब तक होगा 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 27 2 29 और 3 1 कम 3, 3297 का भाग 4000 में आपको देंगे और आपका जवाब निकल करके आ जाएगा।
3297 से 4000 को डिवाइड करना है। ठीक, पहले तो एक बार ही जाएगा 3297 माइनस 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ गया, 32 दूना 64 दो बार जा सकता है, 2 सत्ते 14, 2 नहीं 18 से लगा 1, 2 सत्ते 14 से लगा 1, 2 नहीं 18 1 19 से लगा 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 तियाँ 6, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 9 गए 3, 9 में से 5 गया 4, फिर 0 बढ़ा लिया। इसके बाद 32 दूना 64 एक बार ही जाएगा तो 32 97, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ बचे 5, 15 में से 9 गए 6, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 0 बढ़ा लेंगे ये आ जाएगा। 32 तियाँ 96 होते तो लगभग 3 बार चला जाएगा। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.213 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में बताना है तो 1213 एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ आपको मिल जाएगी लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य। आपको इसके बाद चाहिए बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य भी चाहिए। ये तो अब जैसे हमने लाइमन की निकाली है ऐसे आप बामर की निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य। उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा आपका वो होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/n होता है। अब अगर आप बामर की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य चाहिए तो n की जगह पे क्या लेना पड़ेगा आपको 3, तो वो 3 यहां लिख देंगे। 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9 5/36 लैम्डा इज इक्वल टू 36/5r। 36 की जगह 36, 5 की जगह 5, r की जो वैल्यू हमने यहां से निकाली थी इसका इस्तेमाल आप वहां पर करेंगे, ठीक है ना, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद से करेंगे, आंसर हम इसका बता दे रहे हैं आपको। इसका आंसर आएगा 6551 एंगस्ट्रॉम, 6551 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। बिल्कुल जैसा हमने लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य आपको निकाल के दिखाई है, वैसे ही बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य का आगे का कैलकुलेशन आप करेंगे। इसके बाद जैसे हमने इसको किया था ऐसे आप उसको कर लेंगे। आंसर भी हमने लिख दिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और आज हम फिजिक्स में 3 न्यूमेरिकल रखते हैं। ये कहाँ तक, ये कौन सा लास्ट वाला लगा आपका 13, तो ये 13 न्यूमेरिकल हमने लगा लिया है। देखिए इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको ना मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो अभी हम एक काम करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे। कम से कम अगर इस लेसन से 20 न्यूमेरिकल हो जाते हैं तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि अधिकतर प्रकार के न्यूमेरिकल आपने कर लिए हैं फिर, और एग्जामिनेशन में उन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, बाकी की चीज़ें करेंगे पर अगली क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।